परसेंटेज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीवीटी 1 में पूछे गए क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम सभी सेटों का निचोड़ सीखेंगे, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको नए लगेंगे, बाकी यही लगेगा जो सदाबहार चला आ रहा है वैसे ही पूछे गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, यदि आय कर में 18% की वृद्धि की जाती है तो नेट आय में 2% की कमी हो जाती है। आय कर की मूल दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये रेलवे से ज्यादा एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद रेलवे में दूसरी बार पूछा गया और 2024 से लेकर 26 में पूछा नहीं गया, उससे पहले गया। कॉन्सेप्ट 3 स्टार। सोल्यूशन इसका एक लाइन में, लेकिन थोड़ा समझाया जाता है। देखो, मेरी इनकम मान लीजिए 100 रुपए है, तो भारत सरकार कह रही है हमको 20 रुपए टैक्स दे दो, तो मैं अपनी इनकम यानी नेट इनकम जिसे मैं बोल रहा हूं वो 80 रुपए समझ रहा हूं। जैसे छात्र हमारा कोर्स 100 रुपए का कोई बाय किया, 18% मुझे जीएसटी देनी है, उसके बाद नेट इनकम, फिलहाल हम टीचरों में तो अलग ही है, ऐप का चार्जेस हो गया, इंटरनेट पेमेंट चार्जेस हो गया, बहुत कुछ अलग से देना पड़ता है। ठीक है, हाँ, उस केस में हम 100 का 60 समझते हैं। असल बात ये है, मोटा मोटा यहां आप समझिए, वो तो मोह माया है। अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो टैक्स हमसे कह रहा है कि प्रभु 20 दो, तो नेट इनकम में 80 मान रहा हूं। अब भारत सरकार कह रही है कि भाई 100 रुपए आप कमा रहे हो, अब हम आपसे टैक्स ज्यादा लेंगे, 30 रुपए। भाई स्लॉट भी होते हैं कि इतने, अगर 10 लाख के ऊपर कमा रहे हो तो आप इतना टैक्स दो, मतलब स्लॉट समझते हो ना। तो 100 रुपए कमा रहे हो तो आप टैक्स 30 रुपए, तो नेट इनकम फिर आप उस केस में 70 रुपए समझोगे। अब यहां पर एक बात को समझना, 20 रुपए से 30 रुपए की हो रहा है, तो जितना इसमें इंक्रीज हुआ, क्या ये वैल्यू इंक्रीज हुई, 20 से 30 आए तो ये वैल्यू क्या हुई, इतनी वैल्यू इंक्रीज हुई, इतनी वैल्यू इंक्रीज हुई, वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो देखा जाए नेट इनकम में अगर टैक्स बढ़ रहा है तो नेट इनकम डिक्रीज हुआ, इतनी ही वैल्यू यहां पर डिक्रीज हुई, यानी फिर इस केस में ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे। अब परसेंटेज ना देखो, 20 से 30 तो 10 रुपए बढ़ा, तो 80 से 70 10 रुपए कम हुआ, बढ़ा कम हुआ, तो वो दोनों वैल्यू क्या हुई, बराबर हुई। परसेंटेज मत निकाल देना, ठीक है, वैल्यू की बात हो रही है। तो अब हम क्वेश्चन को और समझते हैं। अब क्वेश्चन को कह रहा है यदि आय कर में 18% की वृद्धि हुई, देखो बहुत सरल सॉल्यूशन है। आय कर में यानी टैक्स में 18% की वृद्धि हुई, यानी टैक्स का 18%, तो नेट इनकम में 2% की कमी हो जाती है, तो नेट इनकम में 2% की कमी हो जाती है। देखा जाए ये दोनों वैल्यू बराबर, यहां पर आपने देखा 20 से 30 तो 10 बढ़ा, 80 70 तो 10 घटा, तो दोनों वैल्यू बराबर हुई ना। तो वही चीज है, देखो टैक्स में, अब परसेंटेज में देखो टैक्स बढ़ा 18%, टैक्स का 18% बढ़ा, तो नेट इनकम में 2% की कमी हो गई, तो दोनों वैल्यू बराबर। बस हो गया क्वेश्चन, सारा खेल तो ये है, जब बस इसको समझाने के लिए कि बराबर क्यों किया गया, बस हो गया, कुछ नहीं। 2 से गया तो टैक्स अपॉन नेट इनकम 2/18, तो 1/9। इनकम क्या होती है दया, इनकम है हमारा टैक्स प्लस नेट इनकम, दैट इज कॉल्ड इनकम, यानी इन दोनों का योग 9 और 1 10, ये हमारी इनकम हो गई। तो कह रहा है आय कर की मूल दर, तो मूल दर ये है ना 10,
आयकर की मूल दर ज्ञात करो, तो एक्चुअल आय से ज्ञात करेंगे। इस 10 के बिहाफ पर हम टैक्स 1 दे रहे हैं, 1/10 गुणे 100, यानी 10% इज द राइट आंसर। बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की है, ऐसा मुझे लग रहा। देखो, हम 100 रुपए पे ही 20 रुपए दे रहे थे, 80 रुपए नेट इनकम थी। तो जो टैक्स को हम कैलकुलेट कर रहे थे नेट इनकम पे नहीं, वो हम इनकम पे निकाल रहे थे। बस वही चीज है, टैक्स अपॉन नेट इनकम 1/9 हुआ। तो इनकम इन दोनों का योग, अगर हमें 1 रुपए टैक्स दे रहे हैं तो किसके बिहाफ पर दे रहे हैं? 10 के बिहाफ पर। 1/10 गुणे 100, यानी 10%। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि एक्चुअल रहता इसमें क्या है। ठीक है, यूट्यूब पर जब मैंने डिजिटल बोर्ड खरीदा था तो मैंने सबसे पहले यही पढ़ाया था। मैंने टेलीग्राम में वीडियो डाला है, बाकी आप टैक्स क्वेश्चन प्रकाश सर करके यूट्यूब पे सर्च करना, मिल जाएगा। हाँ, इनकम टैक्स क्वेश्चन 10 मिनट का लेक्चर मिलेगा। ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, समझो। किसी वस्तु की कीमत पहले 20% की वृद्धि की जाती है, अगले चरण में इसमें नई कीमत में X% की कमी की जाती है, अंत में कीमत मूल कीमत के 10% की वृद्धि की जाती है। अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, अगर आप बेसिक से कर रहे हो जाता है। देखो, किसी वस्तु कीमत में पहले चरण में 20% की वृद्धि, माना वस्तु 100 रुपए की है, पहला चरण तो वो 120 का हो गया। कितना इजी। अगले चरण में इसमें नई कीमत में X% की कमी की जा रही। अब X% की कमी की जा रही, ये परसेंटेज इसमें निकाल के कम करना है। अब यहां क्या आएगा मुझे क्या मालूम, कमी की जाती है। अंत में कीमत मूल कीमत के 10% की वृद्धि की जाती है। देखो, अंत में कीमत में मूल कीमत के 10% की वृद्धि की जाती है, यानी यहां पर 10% की वृद्धि की जाती है यदि अंतिम कीमत मूल कीमत के ठीक बराबर है। यानी अंतिम में जो हम 100 पहुंच गए ना, उसके बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। देख रो दे। अब अगर हम थोड़ा सा ऐसा समझे, अंत में कीमत में मूल कीमत के 10% की वृद्धि की गई। अब देखो, ये जो 10% है, इसकी बात को समझो, ये नहीं कि 10% जोड़ दो। अंत में कीमत में मूल कीमत के 10% की वृद्धि, मूल कीमत क्या है 100, 10% की वृद्धि, यानी 10 की वृद्धि होगी। ठीक है, मैंने गलत नहीं लिखा, मैं सिर्फ समझाने के लिए। हाँ, बच्चा यहां सोचता यहां 10 की वृद्धि। हाँ, जो कल को धरने में पहुंच जाओ सर वाई जिसको लगे, तो बड़े आराम से देखो, अच्छे क्वेश्चन को हमें आराम से सीखना चाहिए, साफ सुथरी बात है। अंत में कीमत में मूल कीमत के 10% की वृद्धि की जाती है, यानी 100 का 10%, यहां 10 लिखना है ना कि 10%। अब इससे एक बात क्लियर हुई कि ये 100 में अगर 10 कम कर देंगे तो यहां जो वैल्यू होगी वो 90 होगी, क्योंकि 90 में 10 जोड़ोगे तो स्वयं 100 प्राप्त हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है यदि अंतिम कीमत मूल कीमत के ठीक बराबर है, वो तो कर ही दिया। x का मान 120 की चीज अगर 90 में हो जा रही है, दोनों का अंतर 30 आया। किस पे देखोगे? 120 पर, गुणे 100, यहां से 4 बार 100/4, यानी 25% इज द राइट आंसर। सही आंसर यहां पर मेरे दोस्त 25% आएगा।
तो एज ए कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को नोट करना। देखो अब ये क्वेश्चन इससे पहले आया नहीं है, तो ये सब पढ़ने से ही बनते हैं। आप लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए, सब बनता है आज की डेट में, ठीक है। आर का व्यय उसके वेतन का 65% है। यदि उसका वेतन 10% बढ़ जाता है और उसकी बचत पिछली बचत से 3150 अधिक हो जाती है, अब उसका व्यय उसके वेतन का 60% हो जाता है। देख रहे हो, तो उसका वर्तमान वेतन है। क्या भाषा पूछ रहा है, बच्चा घबरा गया। देखो ऐसे क्वेश्चन तो सदाबहार आ ही रहे हैं। व्यय, वेतन, ठीक है। देखो इनकम क्या होती है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, बाकी जैसा बोला जाए, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। आर का व्यय यानी एक्सपेंडिचर उसके वेतन का 65% है। अगर वेतन हमारा मतलब इसका 100 रुपए है तो एक्सपेंडिचर इसका 65 है, तो बाय डिफॉल्ट सेविंग 35 है। यदि उसका वेतन 10% बढ़ जाता है यानी 100 से 110 हो जाता है, आप ऐसी लैंग्वेज पढ़िए, और उसकी बचत पिछली बचत से इतना अधिक हो जाती है, पहले इतना बचा रहे थे अब जो बचा रहे अधिक, तो यानी समथिंग यहां आएगा, तो ये 3150 एक्स्ट्रा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो अब उसका व्यय उसके वेतन का 60% हो जाता है। अब उसका व्यय उसके वेतन का 60%, 110 का 60% कितना होता है, तो 66 हो जाएगा। अब उसका व्यय उसके वेतन का 60% है, भाषा पढ़िए, तो यहां से 66 कम कर दोगे तो ये 34, 10 44, 44 आ गया। तो मेरे दोस्त 35 से 44 की ओर आप आ गए। अंतर कितना हुआ, 35 से 44 9 यूनिट का अंतर हुआ। यही 9 यूनिट बराबर 3150 के, 9 त्रिका 27 ऐसे, 9 पना 45 ऐसे, यानी 350 का गुणा कीजिए, 9 में 350 का गुणा कीजिए, ये आएगा। तेरा उसका वर्तमान वेतन क्या होगा, वर्तमान वेतन यानी इनकम, तो इसमें 350 का गुणा कर देंगे, आंसर 35,000 उसका। अच्छा वर्तमान इस करंट सैलरी, देखो ये भी बड़ा मुद्दा है, तो बच्चा 35,000 पे टिक मारेगा, लेकिन कह रहा है करंट सैलरी, तो करंट सैलरी तो ये हुई, हाँ भाई कंडीशन के हिसाब से, तो उस केस में आप देखोगे तो 38500 इसका सही आंसर होगा। देखो इनमें कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाता है, हाँ, तो करंट सैलरी तो 38,500 हो जाएगा। भाषा पड़ी, उसका वेतन कितना है, उसका वर्तमान वेतन है, वर्तमान वेतन है यानी कंडीशन लगाया गया, उसके बाद की बात कर रहा है ना, उसकी बचत इतना। अब उस यदि उसका वेतन 10% बढ़ जाता है तो ये प्रेजेंट टेंस में ये भी आया, बढ़ा दिया गया, अब वर्तमान वेतन यही होगा, ठीक है। बहुत से केस में आप कंफ्यूजन में आओगे कि 100 गुणे 350 यानी 35,000, लेकिन वर्तमान करंट सैलरी, हिज करंट सैलरी इंग्लिश वर्जन देखो क्लियर करता है, वर्तमान वेतन की जगह करंट सैलरी सब ज्यादा क्लियर करता है कि राइट नाउ आपकी सैलरी क्या है इंक्रीमेंट होने के बाद। हाँ, क्या है, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष एकांतर क्रम में 20% की दर से वृद्धि और कमी होती है। यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कीमतों के बीच अंतर इतना है तो पहले वर्ष के अंत में, देखो अच्छा क्वेश्चन,
ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हम आपको दो तरीके से बता देंगे, आप कहोगे तो बेसिक से ही समझा देंगे, ठीक है। दो तरीके से ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा। देखो पहला तरीका क्या होता है कि पेपर टाइम हम जब भी कुछ नया होता है ना मेरे भाई, हम इतना सोच नहीं पाते कि कैसे किया जाए, ठीक है। तो हम वही तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं। किसी वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष एकांतर क्रम में, तो माना उसकी कीमत x थी, एकांतर क्रम में 20% की दर से वृद्धि होती है, तो 100 में 20 जोड़ दोगे तो पहले 120% हो गया, फिर 20% कमी हो गई तो वह 80% हो गया। अब यहां पर हमसे कह रहा है यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कीमतों के बीच का अंतर ये, तो देखो पहला वर्ष दूसरा वर्ष, लेकिन तीसरा वर्ष निकालना है तो ये तो x ही रहेगा। पहले इंक्रीमेंट हुआ 20%, फिर 20% डिक्रीमेंट हुआ 80%, और फिर इंक्रीमेंट हुआ 120%। तो इसका अंतर अगर आप देखोगे तो x के साथ 120%, 80%, तो ये दोनों में ये चीज कॉमन है। अब यहाँ 120, तो अच्छा मैं अगर यहाँ 100% लिख दूं तो क्या कोई गलत है? नहीं, क्योंकि 100% की वैल्यू 1 होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 120 से 100 कम करोगे तो 20% लिखोगे, और ये जो अंतर आया है ये 1920 के है। यहां से भी इजी वे से हो जाएगा। तो कह रहा है पहले वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40% क्या होगा। देखो पहला वर्ष का अंत ये होगा, और इस डेटा का 40% चाहता है। यानी हमसे क्या चाहता है कि प्रभु x का 120% और उसी का 40% चाहता है। ये हमसे इसका आंसर चाहता है। पहले लाइन को पढ़ो, पहले वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40%, तो पहला वर्ष का अंत ये हुआ, ये डेटा, और उसका 40% हमसे चाहता है। अब सर क्या करना है? इसी को सेट कर लो। सर कैसे करना पड़ता है? देखो 20% को 100% बना दोगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी निपट जाएगा। 1 मतलब मुद्दा खत्म, क्योंकि परसेंटेज 2 जीरो बली। अब ये 100% का मतलब 1 हुआ। अब 80% को ही 40% कर दो, यानी अगर मैं यहां 2 से भाग दे दूं तो यहां पर भी 2 से भाग, खत्म। यानी 1920 बटा 2 करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी 960 गुणे 5, जीरो ऐसे आया, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 9 पना 45, 3 48। राइट आंसर आपके सामने 4800 आएगा। कौन सी कैलकुलेशन नहीं कर ली हमने? नहीं किया ना, और आंसर बता दिया ना, ठीक है। देखो बेसिक जिसके तगड़े होते हैं तो नए क्वेश्चन भी उनसे डरते हैं, समझे नहीं? अब क्या है कि जैसे हमने ये क्वेश्चन एक दो बार सॉल्व कर लिया तो हमने दुनिया भर के तरीके भी निकाल लिए, हम आपको सही बताएं। हाँ, अब जैसे हमें बच्चों को काला जादू अगर सिखाना हो तो मैं कैसे सिखाऊं? हाँ, बच्चों को ये क्यों बताऊं, फंसेगा भविष्य में जाके। अब मैं क्या सिखाने की सोच रहा हूं कि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष एकांतर क्रम में 20% की दर से वृद्धि होती है और कमी। देखो दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कीमत, तो देखो पहले समझो, दूसरे और तीसरे वर्ष के बता रहा हूं। देखो यहां वस्तु की कीमत क्या थी हमें नहीं मालूम, वही तो x है। एक वर्ष के बाद हमने उस कीमत को 100 रुपए मान लिया। क्या मान लिया? 100, क्योंकि दूसरे और तीसरे वर्ष की कीमत में बोला है ना, तो यहां से बढ़िया लगेगा, ठीक है। 100 मान लिया। ये x वही अपना x है मेरा भाई, जो ये x चला आ रहा है, और 20% का इंक्रीमेंट लगा दो, और उस डेटा को हमने 100 मान लिया।
अब क्या है कि पहले 20% की वृद्धि हुई तो वो हो गई, अब 20% की कमी हो गई तो वो अब 80 हो जाएगा। 20% कम कर दो और फिर 20% की वृद्धि हो जाए, 8 दूनी 16 जोड़ दोगे 96 हो जाएगा। दिख रहा है ना वहां? भाई एक्स तो हमको मालूम ही नहीं है, तो स्टार्टिंग का एक्स। अब हम कह रहे हैं कि अगर 20% वृद्धि होती है तो वो चीज कितने की होगी? 100 की हो जाएगी। एक्स का 20% बढ़ाया तो वो चीज 100 का। एक्स क्या है, मुझे क्या लेना। अब यहां 20% क्या किया, कम कर दिया, क्योंकि अल्टरनेट, पहले 20% बढ़ा रहे हो, फिर 20% घटा रहे हो, फिर बढ़ा रहे हो, तो 20% कम किया 80 आया, फिर 80 का 20% बढ़ाया तो 96 आया। अब हमसे कह रहा है कि भैया दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का अंतर, अंतर कितना है? 16 यूनिट का है। और यही 16 यूनिट की वैल्यू कहां गई? 1920 की है, तो एक यूनिट 120 का हो जाएगा। अब हमसे आगे क्या कह रहा है? तो पहले वर्ष के अंत में, पहला वर्ष का अंत यही है मेरे दोस्त, पहले वर्ष का अंत का 40%, क्योंकि क्वेश्चन तो हम पढ़ के बैठे कि आगे कांड क्या होना है। तो 100 का 40% तो 40 है, यानी हमें 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। एक यूनिट 120, तो 40 गुणे 120 हमारा आंसर, यानी 4800 हो जाएगा। समझ गए? लेकिन पेपर टाइम आप ऐसा सॉल्यूशन तभी कर सकते हो जब ये इससे पहले एग्जाम में आया हो रेलवे के, क्योंकि हम प्रैक्टिस तो वहीं के कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपने सीख लिया, तो अब भविष्य में ये क्वेश्चन अगर आता है ना मेरे भाई, तो आप ऐसे ही करके आना, अन्यथा ये भी बेस्ट है, नो डाउट। थोड़ा लिखना पड़ता है, ठीक है, और भी मैं 2-3 तरीके जानता हूं, ठीक है। ईंधन की कीमत में क्रमिक 3 महीनों में इतने परसेंट की कमी होती है, सदाबहार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार रेलवे के अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है। 45% का मतलब होता है 45/100, यानी 9/20। 25% मतलब 1/4। 15% 15/100 यानी 3/20। लेकिन चौथे महीने 45% मतलब 45/100 यानी 9/20। तो मेरे दोस्त 20 में 9 कम कर दोगे तो 11 आया, 4 में 1 कम कर दोगे तो 3 आया, 20 में 3 कम कर दोगे तो 17 आया, और 20 में 9 जोड़ दोगे तो 29 आया। 29 आया। अब यहां पर मेरे दोस्त मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौक 32 यानी ये 32,000 हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई कर लो, 17 नौया 153, 15 हाथ से 17 दूनी 34, 34 15 493 आएगा। फिर 3 का गुणा कर लो, 9 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 12 2 14। अब इस डेटा में इस 11 का गुणा कर लीजिए, 9 ऐसे 9 7 16 हासिल 1 गया, 11 1 12 हासिल 1 गया, 4 1 5 1 6, 16,000 16,269, 16,269। अब 32,000 से कोई चीज 16,269 हो गई तो डिक्रीज हो गई, तो दोनों का अंतर, अंतर लोगे तो 15,000 ऐसे, 1000 में 269 यानी 700 ऐसे आएगा, और 31। ठीक है, और 32,000 से आप भाग दो, आसान नहीं है करना।
यानी 15,731 अपॉन 320 करना है। अब सर कैसे? देखो पढ़ने को तो हम 32 का पहाड़ा पढ़ लें, लेकिन करने में मजा मुझे ऐसे आएगा। ऐसा आप बताओ 320 कितनी बार में? सभी के स्टार्टिंग में 4, तो 5 में ज्यादा हो जाएगा। 4 32 चौका 128 यानी 1280 ऐसे आएगा। 3 ऐसे 17 में से 8 गया 9, 2 और 1 ये 4 बार में। अब कितनी बार में? बस यहीं से आप निकाल सकते हो, लगभग 8 या 9 बार में। भाई 3200 2931 में अगर 320 जोड़े तो 3200 के आसपास, तो ये 9 बार में 49 पॉइंट समथिंग। एक ही आंसर है बी। ठीक है, तो 49.16% हो जाएगा। लगभग बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो खुद ही देखो, एनटीपीसी सीटी 1 अंडर ग्रेजुएट में ये आया। मैं आपको दिखा देता हूं। देखो बहुत सारा क्वेश्चन तो रिपीट ही हो रहा है। अब ये टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आता है कैलकुलेशन में। आप खुद ही देखो, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीवीटी 1 16/3/2026 में सेम पैटर्न का क्वेश्चन। ये आपको कोई दिखाने नहीं बैठेगा, मैं दिखा सकता हूं, खुद ही देखो। आरआरबी जेई 19/2/2026 में सेम पैटर्न का क्वेश्चन। रेलवे ने फेवरेट बना लिया इसको मेरे भाई। ये देखो टेक्नीशियन में भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस एक आध कमी है, करने का तरीका तो वही है। ठीक है, एएलपी में शायद नहीं आया, तो लेटेस्ट में एक तरीके से सभी एग्जाम में आ रहा है। इसीलिए जो हम आपको पीडीएफ कोर्सेज में प्रोवाइड करते हैं उन्हें खोला करो, उनसे पढ़ा करो मेरे भाई, उससे बहुत बेनिफिट होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो हमें यहां प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम पीडीएफ को प्रॉपर देखते क्या जरूरत थी, याला तो इसमें आया इसमें आया, वहां लगा लिया, बस देखा तो खुद से कर लिया। और ऐसे क्वेश्चन आपके नोट्स में होने चाहिए एक आध तो, क्योंकि यहां भाषा कौन पढ़े जब ये क्वेश्चन दिख रहा है, चटपट हो जाता है, भाषा पढ़ने से बच जाते हो। अब ये सदाबहार है, सरल क्वेश्चन दिखेंगे। किसी वस्तु की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। अब वस्तु कीमत इस प्रकार कमी की जाती है कि समग्र 5%। अब देखो थोड़ा सा बदलाव किया, एक स्टार लगा दे। टफ नहीं है, बस बेसिक है। देखना, किसी वस्तु की कीमत में पहले 15% वृद्धि, 15% 15/100 यानी 3/20, यानी कोई चीज 20 की थी तो 23 की कर दी गई, 20 की चीज 23 की कर दी गई। फिर 20% की वृद्धि यानी 1/5, यानी 5 की थी तो 6 की कर दी गई। अब वस्तु कीमत में इस प्रकार कमी की जाती है, यानी कम कर रहा है कि 5% अब कमी कर रहा है, यानी x से y हो रहा है। और हमसे जो ओवरऑल की बात कर रहा है कि 5% वृद्धि 5/100 यानी 1/20, यानी 20 यहां पर और 21 यहां पर। अब बच्चा जानता है कि इन तीनों का गुणा ये रेशियो, इन तीनों का गुणा ये, आप चाहो तो कर लो। 20 गुणे 5 गुणे x अपॉन 23 गुणे 6 गुणे y बराबर 20/21। काटने को तो हम यहां पर भी काट सकते, नहीं काट रहे, आपको बस सिखाना है इसलिए। हाँ यहां पर भी कट रहा है, देखो देखो 21 कहां झुक दिया, अच्छा वहां झुका है, ठीक है। 3 से ये 7 बार गया, 3 से ये 2 बार गया, तो x अपॉन वाई ऐसे, 23 दूना 46 ऊपर हो गया और 7 पना 35 ऐसे।
यानी 46 से कोई चीज 35 हो रही है, तो 11 का एक तरीके से आपको लॉस हो रहा है। 11 का किस पे देखोगे? 46 पे और गुणे 100। तो बस ये कैलकुलेशन आपके सामने निकल के आई और इसे करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन देखो, कहां कोई कैलकुलेशन है। अब यहां भाग देना पड़ेगा क्योंकि आंसर सारे वैसे ही लिखे हैं, ईमानदारी से भाग चलता है इनमें। तो काटने को तो मैं कुछ भी काट दूं, रट के बैठा हूं तो टिके मार दूं। 10 में से 2 गया, 8 आया, 1 आया, 180। बच्चा ऐसे ही करता है पेपर में। 46 तीना चौका, चौको 24, 16 ज्यादा हो जाएगा। तीना में आप जो नियरेस्ट जाएगा फिर ये जाएगा, आप देखोगे। हाँ, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि इसमें गुणा करोगे, 6 चौको 24, 4 का और 4 चौको 16, 184, 180, तो नियरेस्ट यही पहुंच जाएगा 23.91। तो सही आंसर आपके सामने। अब थोड़ा तो कॉमन सेंस आपको लेना ही पड़ेगा, वरना ईमानदारी से आप भाग दे सकते हैं। समझ गए? चलिए, बढ़िया क्वेश्चन बनाया पर टफ नहीं है। एस का व्यय उसकी बचत और व्यय के अंतर का 2 गुना है। एस का व्यय यानी एक्सपेंडिचर, उसकी बचत और व्यय के अंतर का 2 गुना है। सेविंग माइनस एक्सपेंडिचर के अंतर का 2 गुना है। ये भाषा बोल रहा है, इंग्लिश से पढ़ लो। एस एक्सपेंडिचर इज ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, जो कि आपके सामने। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सैलरी इन, उसके वेतन का कितना प्रतिशत व्यय है। तो पहले तो यहां सेटल करो। ये 3 गुना एक्सपेंडिचर हो गया, 2 गुना सेविंग हो गया। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा रिस्क भी रहता है, बताऊंगा क्या। एक्सपेंडिचर अपॉन सेविंग ऐसे 2/3। अगर मैं इनकम देखूं तो दोनों का योग इनकम 5 हो गया। अब 5 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंडिचर तो 2 है, तो 2/5 गुणे 100 यानी 40% आ गया, यानी 40% आ गया और ये आंसर हो गया। अब सर रिस्क क्या? बचत और व्यय के अंतर का 2 गुना। तो कौन बड़ा कौन छोटा हम क्या जाने, लेकिन हमने सेविंग को ज्यादा समझा, एक्सपेंडिचर को कम। कभी कभी रिस्क भी होता है अगर सही पैटर्न पे देखा जाए, अदरवाइज जो पहले बोला उसको पहले चिपकाओ, जो बाद में चिपकाओ, जनरली वही है, इसीलिए आंसर आया। ठीक है भाई, कौन जाने कि आपकी सेविंग ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है? बोलो बोलो। ठीक है, ये चीज है। अब ये क्वेश्चन दिखने में आपको टफ लग रहा है, ये सबसे सरल क्वेश्चन आया। वस्तु एम को उसकी मूल कीमत से 3000 की कटौती पर बेचा जाता है। वस्तु एन को उसके मूल कीमत से 2500 की कटौती पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं की मूल कीमत 10,000 थी, वस्तु एम की कीमत में R1 कटौती है और एन में R2, R1 माइनस R2 के बीच का अंतर ज्ञात करो। देख रहे हो? देखो, आसान इसलिए है कि दोनों की कीमत 10,000 रुपए। पहले में 3,000 की कटौती, दूसरे में 2500 कटौती, तो दोनों की कटौती का अंतर आया 500। दोनों कटौती का अंतर आया 500। ठीक है, 500 आया। बस परसेंटेज चाहिए क्योंकि R1 R2 के बीच का अंतर चाहिए। 500 अपॉन 10,000 गुणे 100, 5%। लेकिन हमारी मौसी समझने को तैयार ही नहीं कि सर ये कैसे, हमको तो थोड़ा बेसिक बताओ। तो उस केस में मौसी ऐसे समझो कि भाई कीमत 10,000 थी, 3,000 की कटौती, तो पहली वस्तु 7,000 की हुई, दूसरे में 25 तो 7500 की हुई। अब दोनों का अंतर यहां से 500 आएगा। दोनों वस्तु कीमत ठीक है, वस्तु एम की कीमत में R1 कटौती, इसमें R2, R1 R2 का अंतर,
लेकिन किस पे देखोगे, 10,000 पे देखना है, तो वही 10,000 ऐसे किया गया गुणे 100, 5% हो जाएगा। और कुछ बताएंगे? अच्छा, ठीक है, और कुछ समझो। ऐसा है कि हो सकता है आप यहां समझे ना हो, तो देखो यहां से ना समझो तो आप ऐसे ना समझो, कई तरीके हैं। आप चाहो तो पहली वस्तु पे कटौती का परसेंटेज निकालो जो R1, तो 3,000 की कटौती है मोटा मोटा किस पे, 10,000 पे, गुणे 100। तो पहली वस्तु पे आपको 30%, जिसे R1 बोल दे रहे हैं, दूसरी वस्तु पे 2500 की तो 25% हो जाएगा 10,000 पे। हाँ मैं समझ गया, 25% R2, क्योंकि 10,000 पे तो आप लिखा नहीं जाता, अब दोनों का अंतर कर लो। तो वही चीज हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 3,000 2500 का अंतर 500 आया, सब कुछ 10,000 पे देखा जा रहा है गुणे 100, क्योंकि हमें R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 कौन बड़ा कौन छोटा कौन जाने, फिलहाल अब तो जानते हैं, जनरली बता रहे। ठीक है, सरल क्वेश्चन था, सदाबहार क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने प्रारंभ में गणित और भौतिकी में समान अंक प्राप्त किए, बाद में गणित के अंकों में मूल अंकों से 20% की वृद्धि, तो मान लो समान के लिए सबसे बढ़िया 100 मान लो, तो अंकों में 20% की वृद्धि यानी अब 120 हो गया, जबकि भौतिकी में 10% कमी, तो 100 में 10 कम कर दो तो 90 हो गया। भाई समान अंक पहले प्राप्त किए तो दोनों में 100-100 मान लो, पेपर कितने का वो डजंट मैटर, हम यहां वैल्यू की बात करें, 100-100 मान लिया। 100 का पहले 20% वृद्धि, 100 का 10% कम, तो 90 हुआ। कह रहा प्रारंभिक कुल अंकों को आधार मानते हुए कुल अंकों में समग्र प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो यहां पर आप देखो, तो ये 200 हुआ, ये 210 हुआ, अंतर कितना आया, 10 आउट ऑफ 200 गुणे 100, 5%। 5% इंक्रीमेंट हुआ तो 5% की वृद्धि, लेकिन हमारी मौसी हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत तगड़े से सीखी, वो परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट लॉस पढ़ के बैठी हुई है। कोई कह रहे बउआ ओ बउआ, आप ने तो बताया रहा है कि दोनों आर्टिकल का अगर सीपी सेम है, सीपी सेम है, और पहले में x% प्रॉफिट है, दूसरे में x% लॉस है, पहले बात को समझो, या पहले में p% प्रॉफिट है, p% प्रॉफिट है, दूसरे में l% लॉस है, तो p माइनस L/2, क्योंकि दोनों का सीपी समान है। तो बउआ ये काहे लिख के बच्चों को बताते हो, सीधे बताओ ना कि ये 20 है और ये 10 है, तो अंतर कितना आया 10 का, और 2 से भाग दो तो 5% आंसर। ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं, ये भी बात सही है भाई, प्रॉफिट लॉस तो पढ़ा ही होगा, तो बताया होगा कि दो आर्टिकल का जब सीपी समान होता है, दोनों में प्रारंभ में 100-100 अंक थे, यानी एक तरीके से वो समान थे, फिर इतना वृद्धि फिर इतना कमी, तो दोनों का अंतर डिवाइड बाय 2, मुद्दा खत्म, समझ गए। हाँ फ्रेशर ऐसे, पढ़ा लिखा ऐसे। मान लीजिए कि आय और व्यय का अनुपात इतना, ये काफी पूछे गए, काफी पूछे गए, ठीक है। तो और ये काफी दिनों से पूछे आ रहे हैं, आप देखो तो ग्रुप डी 2025-26 में जो पेपर हुए थे उसमें बड़े अच्छे अच्छे लेवल के पूछे गए, हमने तो 64 क्वेश्चन कराए, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए इनकम एक्सपेंडिचर, ये तो सदाबहार वाले तरीके से, आय और व्यय का अनुपात, आय 8 है, एक्सपेंडिचर 5 है, तो सेविंग कितना है 3 हो जाएगा। इनकम 8 है, एक्सपेंडिचर 5 है, तो सेविंग 3 हो जाएगा।
कह रहा आय में 40% की वृद्धि होती है, यानी 8 का 40% बढ़ा दो, 8 चौक 32 यानी 3 रुपया 20 पैसे जोड़ दोगे तो 11 रुपए 20 पैसे हो जाएगा। और व्यय में 10% की कमी कर दो, एक्सपेंडिचर में 10% की कमी यानी 50 पैसे कम कर दोगे तो 4.5 हो जाएगा। तो 11 रुपए 20 पैसे इनकम 4.5 कम करोगे तो 12 में से 5 गया 7 आया, ऐसे 10 में से 4 गया 6.7 आया। तो कह रहा प्रारंभिक व्यय 10,000 है, तो इन परिवर्तनों के बाद बचत की राशि होगी, समझे नहीं, बचत की राशि होगी, यानी इसके बारे में बोल रहा है। कह रहा 5 बराबर 10,000 के, 1 बराबर 2,000 के, यहां 2,000 का गुणा कर दो, 67 इंटू 200, 2 जीरो ऐसे, 7 दूनी 14, 1 हासिल, 12 1 13, 13,400 इसका सही आंसर हो जाएगा। आया मजा मेरे भाई? देखो हम लोग बड़े बारीकी से क्वेश्चन को निपटा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। ग्रीस ने एक परीक्षा में 448 अंक प्राप्त किए, जो अधिकतम अंकों से 16% से 64 अंक कम थे। तो याद रहे 64 अंक देकर ये 16% के बराबर कर लीजिए। तो 64 इसमें आप जोड़ दीजिए, 8 4 12 ऐसे आ जाएगा, 6 4 10 1 11 यानी 512 हो गया। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 672 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है? तो 16% इतना, 16% से अधिक। लेकिन आप ये देखो कि अगर मैं इसमें 32 से भाग दूं तो 16 आएगा, क्योंकि 16 गुणे 16 256 डबल, तो इसमें भी 32 से भाग दे दो, 32 दूना 64, 32 एकम 32 यानी 21%। तो राइट आंसर इसका 21% आएगा। समझ गए मेरे भाई? प्यारा क्वेश्चन है। संगीता के वेतन में 2 क्रमागत वर्षों में 2 बार संशोधन किया जाता है। पहले वर्ष में वेतन में 12% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 10% की कमी। इसके बावजूद उसका वेतन दूसरे संशोधन के बाद इतना रुपए अधिक होता है। संगीता का मूल मासिक वेतन कितना है? अब इसे एक बात को समझो, इतना रुपए अधिक होता है यानी अंतर की बात कर रहा है, अंतर की बात कर रहा है। तो यहां पर ओवरऑल आप कैलकुलेट कर लो। पहले देखो एक्चुअल वेतन मान लो 100 रुपए यानी 100 यूनिट था, या 2 परिवर्तन हुए तो उसको आप ऐसे कैलकुलेट कर दो कि 12% बढ़ा फिर 10% कम हुआ, दोनों का गुणा 120/100 यानी 1.2, यानी ओवरऑल उसका वेतन में जो इंक्रीमेंट हुआ है 0.8%। पहले 12% बढ़ा, दूसरे संशोधन में 10% घटा, ओवरऑल देखोगे तो 0.8% का इंक्रीमेंट हुआ। और वही 0.8% इंक्रीमेंट की वैल्यू 1584 है। बस मोहब्बत से काटो, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, इसका आधा कर दो, 4% की वैल्यू, 7 दूनी 14, 79 पूरा ही चला गया। चार परसेंट 7920, ठीक है। तो हर चीज अपने आप में 100%, तो 25 का इत्थे 25 का उत्थे। हाँ हमारी मौसी अलग सोच रहे कि 9 का मल्टीपल है तो ढूंढो 9 का मल्टीपल, मौसी हमारी ऐसे सोच रहे
देखा जाए यऊ 9 का यऊ 9 का, पर ये दोनों एलिमिनेट हो गए। हाँ, वो भी 9 का ये भी 9 का, तो अब गुणा कर लो। 0 ऐसे, 25 का 100, 10 हासिल है, 25 का 100 होता है। 0 ऐसे, 25 दूना 50, 5 हासिल, 25 नवैया 225, 5 230, 23 हासिल, 25 175 और 23 8 9 198000 आंसर। डिजिटल सम फेल हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये सब क्वेश्चन करने से होते हैं, बदलाव होता रहता है, शब्दों का खेला, यानी ऐसा पढ़ो कि हम नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाए। ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, जब ये पढ़ते हैं ना दिल से, डिस्काउंट, अपने आप नई नई चीजें डेवलप हो जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 24% की कमी की जाती है, लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री में 33% वृद्धि। देखो, करने के इसके कई तरीके हैं, लेकिन एक में कमी हो रही है, एक में वृद्धि, और एक ही वस्तु के कांड में सब चल रहा है, तो लोग ये लगा लेते हैं, इससे आंसर सही आ जाता है। ठीक है, आंसर सही आता है। लॉजिक क्या है वो, जय माता दी। 33 ऐसे गुणा कर दो, 24 तिहाई 72, 7 हासिल, 24 तिहाई 72 और 7 79, 100 से भाग दोगे, देखा ये जाए कि 33 ऐसे हुआ, 24 7 31.92 ऐसे हुआ, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 1.08 आ रही है, जो कि अधिक आ रही है, यानी वृद्धि। 1.08% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और यही सही आंसर हो गया। समझ गए। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक, अभी सरल है, मूल ह्रास होता है 2 वर्षों बाद, कुल प्रतिशत मूल ह्रास कितना होगा, यही अपना x प्लस वाई 19%। भाई 100 रुपया था, मान लो 10 कम हुआ तो, अच्छा 1 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, 90 हुआ, फिर 10% तो 9 कम हुआ, 9 कम हुआ तो 180, सॉरी 81 हो जाएगा। तो ये 19%, या अपना यही, क्योंकि एक ही 8 किल पे हो रहा है, आप इसी को लगा लो। 10% कम, फिर 10%, 10 गुणे 100/100, यानी 19%। ठीक है, एक वस्तु की कीमत में प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष में इस वृद्धि के बाद वाली कीमत में 24% कमी। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य इतना, तो देखो, माना उस वस्तु की जो एक्चुअल कीमत थी वो x रुपए थी, 20% वृद्धि यानी 120%, फिर 24% कमी तो 76%, और उसकी वैल्यू 1938। बहुत कराए ऐसे क्वेश्चन। 120% मतलब 120/100 यानी 6/5, 76%, 76/100 तो 39/50, और 1938, 39 नहीं, 38, 38 दूना 76, और कम कर लेता मैं, 76/100, 19 चौका 19/25। माइनर माइनर से मिस्टेक हमसे भी होती रहती है, इंसान है। 19 से ये 102 बार में गया, 6 से ये 17 सत्ते होता है, इसका गुणा, यानी 17 में 125 का गुणा, लास्ट में 5 का मल्टीपल, आंसर ये आपका तो 0। तो ये ऑड है, चाहो तो कर लो 125 गुणे 17, तो अब 0 कहां से आएगा यूनिट प्लेस पे। बाकी 17 पचे 85, 8 हासिल, 34 और 8 42, 4 17 4 21, 2125 इसका सही आंसर आएगा। समझ गए मेरे दोस्त।
चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि नो इफेक्ट। बहुत पढ़ा है बच्चों ने। देखो अब ये सब शॉर्टकट से ही सिखाते हैं हम लोग। भाई मान लो मेरी सैलरी 100 रुपए है, 10% बढ़ा दिया, तेरा फिर से 100 करना है, तो फिर घटाएंगे ना, 100 से 103 हो गया, तो वापस 103 से 100 की ओर जाना है। जब भी ये बोले कि कोई इफेक्ट ना पड़े, तो 100 से 103, वैसे करने का तरीका अलग है, रेट। फिर हम लोग कैसे करते हैं, टोटल कॉस्ट रेट इनटू क्वांटिटी, ये सब आपने बेसिक लॉजिक पढ़े हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट रेट इनटू क्वांटिटी, ठीक है। कॉस्ट फिक्स है तो रेट हमारा, समझ है, ऐसे करके, तो वो नहीं बता रहे। 100 से 103, 103 से, वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, पर लोग अब ऐसे करते हैं 100 से 103 तो 103 से 100 जाना है, क्योंकि प्रैक्टिस है मेरे भाई, एक्सपर्ट है। 100 से 103, अब 103 से 100 जाना, तो इसके रिस्पेक्ट पे देखो, तो 3% से कम, लेकिन यहां पहुंच जाएंगे। अब देखो 300, चाहो तो थोड़ा बहुत भाग दे लो, 300 अपॉन 103, 206 ऐसे, 94, ठीक है। तो आप समझ गए, उसके नियरेस्ट पहुंच जाएंगे। यदि किसी संख्या के 40% और उसके, कैमरा भी देखो, अब ये नया नया कैमरा है, अलग खेल रहा है, ये रिमोट है, होता है कभी कभी। अब तो ठीक है, कोई सेटिंग वगैरह नहीं कर पा रहा हूं। एक तो बरसात इतना चल रहा है, जिस एरिया में मैं रह रहा हूं वहां तो अलगे रायता फैला हुआ है, ठीक है। समझे नहीं, एक वीडियो डालेंगे भी यूट्यूब पे, आधी कमर तक पानी है, अब ये समझ लो। यदि किसी संख्या का 40%, उसके 25% से 42 अधिक है, तो 40% 25% से 42 अधिक है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 15%। 40 से 25 तो 15%, और ये 15% बराबर 42 के, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100%। देखा ये जाए प्यारे दोस्तों, काटो, 3 से कटेगा तो ये 5% की वैल्यू 14 हो जाएगी। 3 से काटो तो 5% 14 के, और हर चीज 100%, तो 5 से 100 की ओर जाओगे तो 20 का गुणा होगा, यहां पर भी 20 का गुणा करेंगे, 0 ऐसे, 4 गुना 8, 280। 17 का जो सही आंसर होगा वो 280 होगा। क्लियर मेरे भाई? सदाबहार क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या में 2015 में 10%, फिर 15% कमी, 2016 के अंत में इतना, 2015 के प्रारंभ में कितना, माना x था, 10% की वृद्धि, बहुत आया ये क्वेश्चन, 115, 110%, 15% की कमी, 85%, और अब ये कांड हो गया 187,000। x ऐसे 110/100 यानी 11/10, 85/100 यानी 17/20, और 187,000 देखा जाए, इससे ये पूरा का पूरा 1000 बार में चला गया। गुणा कर लो तो x 200 का वहां गुणा करोगे और 3 ठो 0 आएंगे, 2 लाख इसका सही आंसर हो। राइट आंसर ऑफ दिस वन 2 लाख हो जाएगा। समझ गए? एक कंपनी का राजस्व पहले वर्ष में 20% बढ़ जाता है, दूसरे वर्ष में 10% घट जाता है, तीसरे वर्ष में 15% बढ़ जाता है। तीनों वर्षों में राजस्व में, अब देखो ये तो करना है आपको, आप चाहो तो x + y xy 100 से कर लो, वो भी बढ़िया तरीका है। भाई पहले 20% बढ़ रहा है, फिर 10% घट रहा है, फिर 15% बढ़ रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले आप इन दोनों को ले लो। फॉर्मूला आप जानते हो, प्लस का 20 बढ़ा प्लस का 15, दोनों का गुणा,
300/100, ये बेटर है। 38% का इंक्रीमेंट हो गया। अब हमारे साथ इसका बड़ा 38 माइनस 10 गुणा 380/100 यानी 3.8, 28 में 3.8 कम कर दो 24.2 आ जाएगा। बहुत एक्यूरेट, वो भी प्लस का इंक्रीमेंट। सर कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? अरे अपना यही x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 वाला। पहले 2 को ले लो वैसे, और वरना फिर आप रेशियो मेथड से कर लो कि 20% का वैल्यू क्या होता है, 10% का क्या होता है, 15 वाला, वैसे भी कर सकते हैं। तरीके हैं, अभ्यास जितना तगड़ा करो। मुझे कभी कभी यही अच्छा लगता है। समझ गए? देखो एक चीज और समझना, हमने बहुत सारे नए नए ट्रिकें सीख रखी हैं और बहुत सारे क्वेश्चन में वो फेल हो जाती हैं, इसलिए आप प्रोसेस से जाएं, ज्यादा बेहतर है। किसी स्मार्ट सिटी मेट्रो लाइन में पिछली माह औसतन इतना यात्री थे, इस माह इतना। देखो इतना सरल भी पढ़ाता हूं मैं। पहले 4500, अब 4860, जीरो से जीरो काट, 186 मतलब 36, हाँ 36। अरे 450 में 486 कम करोगे तो 36 आएगा। और मेरे भाई आउट ऑफ 450 से ही देखना है, गुणे 100 करने को तो ऐसे ही कर लें, लेकिन 50 से ये 2 बार, 50 से ये 9 बार, 9 से ये 4 बार, 8%। यानी सही आंसर आपके सामने 8% आएगा। समझ गए मेरे दोस्त? क्लियर? तो इन 20 क्वेश्चन के माध्यम से आपने काफी कुछ सीखा होगा। बस आप रेलवे के सभी एग्जाम के क्वेश्चन लगाते हुए चले। 2024 से जो लगातार एग्जाम चल रहे हैं उन पे जरूर वर्क करें, पेपर में बेनिफिट होता है, और सभी एग्जाम के क्वेश्चन करें। ठीक है? हाँ, बहुत से केसेस में नहीं भी आ रहे हैं वो क्वेश्चन जहरीले वाले, और ज्यादा जहरीले वाले रिपीट कम होते हैं, ये ध्यान रखना। तो हम कैसा पढ़ाते हैं? हम सभी पढ़ाते हैं। ठीक है? क्लियर?